जगेशा क्लासेस प्रोफेसर CA सुरेश तेजवानी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। आपको मटेरियल सामने रख के ये रिवीजन ऑडियो सुनना चाहिए। सबसे पहले इंडेमनिटी। हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमारा टू व्हीलर चलाते हैं उसका इंश्योरेंस लेते हैं, मकान का इंश्योरेंस लेते हैं, स्टॉक का इंश्योरेंस लेते हैं, वो सब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। मजाक में बोले तो गाड़ी वाड़ी पाड़ी लाड़ी जो जो इंश्योरेंस लिया जाता है, तो आप बोलो सर लाड़ी यानी मैरिज का इंश्योरेंस नहीं होता है, ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है वरना वो उसको जल्दी इंसॉल्वेंसी है वो करनी पड़ेगी। मजाक छोड़ दो। सेक्शन 124 एंड 125 ये दो सेक्शन हमें इस यूनिट में लर्न करने हैं। सबसे पहले सेक्शन 124 व्हाट इज़ द इंडेमनिटी। आप अपने एक्टिवा का जब इंश्योरेंस लेते हैं तो आप इंडेमनिटी फाइट और इंडेमनिटी होल्डर हैं। इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनीफायर है। आपको कुछ भी लॉस होगा, एक्सीडेंट होगा, ऐसा कुछ भी होगा तो वह सामने वाले का जो लॉस है वह लॉस इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। इसीलिए 124 बोल रहा है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर। इंश्योरेंस कंपनी आपको बचाने का प्रॉमिस दे रही है। किस में से बचाएगा? फ्रॉम द लॉस कोस्ट टू हिम। आपको जो लॉस होगा उसमें से बचाएगा। बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिस हिमसेल्फ, यानी इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप से कोई नुकसान होगा और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन और दूसरे कोई बंदे से नुकसान होगा तो इंडेमनीफायर है वो आपका लॉस पे करेगा। सिंपल वर्ड में हम इंडेमनिटी समझेंगे तो कंपेसेट और मेक द गुड लॉस। आपको नुकसान हुआ है वो पे करना है, उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? प्रोटेक्टिंग द प्रोमिसी अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड लॉसेस। यानी आप है वो प्रोमिसी है, इंश्योरेंस कंपनी है प्रोमिसर है। एंटिसिपेटेड यानी फ्यूचर, फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो वो लॉस में से आपको बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे प्रॉमिस कर रही है। यहाँ पे कौन सा लॉस कवर होगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। प्रोमिसर हिमसेल्फ यानी इंश्योरेंस कंपनी अपने आप से आपको कोई नुकसान होगा, अदर पर्सन से आपको कोई नुकसान होगा तो ही इंडेमनीफायर यानी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एक्ट ऑफ गॉड यानी अर्थक्वेक OMG हमने जो मूवी देखा था, ऐसा कोई लॉस है। और प्रोमिसी यानी आपको अपने आप से कोई नुकसान होगा तो भी प्रोमिस तो भी है वो प्रोमिसर यानी इंडेमनीफायर है वो पेमेंट नहीं करेगा। इसीलिए प्रोमिसर से और थर्ड पार्टी से किया हुआ नुकसान पे करेगा, एक्ट ऑफ गॉड एंड प्रोमिसी हिमसेल्फ का नहीं। फायर एंड मरीन यहाँ पे कवर होगा लेकिन LIC है वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। एक्सीडेंट होगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। यह एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलवेज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस होता है, लेकिन आप और किसी के बिहाफ कुछ पे करोगे तो आप उसका लॉस कलेक्ट कर पाओगे, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होने की वजह से सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यह सब एलिमेंट है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए हुए हैं। अक्षय है वो आरव लिमिटेड में जॉब कर रहा था, उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। आरव लिमिटेड ने फंड प्रोवाइड किया और उसी फंड में से अक्षय है वो फर्दर स्टडी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया। लेकिन आरव लिमिटेड ने अक्षय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि वह पढ़ने के बाद यहाँ जब आएगा तब 5 साल तक आरव लिमिटेड में कंटिन्यू जॉब करेगा। वो नहीं कर पाएगा तो वो ये जो पढ़ाई का बाहर का एक्सपेंस है वो अक्षय वह है वो आरव को पे कर पाएगा, पे करना पड़ेगा। तो ये है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा एग्जांपल दिया है, एक शेयर होल्डर था विवेक और उसके पास शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए थे। तो जब उसने इंडेमनिटी यानी कि उसने एफिडेविट करके कंपनी को दिया कि कभी भी फ्यूचर में यह सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें से कुछ भी नुकसान होगा तो नुकसान मैं भरपाई करूंगा। इट इज़ ऑल्सो ए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट।
125 मीनिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 124 मीनिंग एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 125 है वो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, वह आपको एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोमिसी यानी आप, यानी इंडेमनिटी फाइट और इंडेमनिटी होल्डर, उसने अपने स्कोप के अंदर रह कर के काम किया हुआ है और नुकसान हुआ है तो प्रोमिसर से, इंश्योरेंस कंपनी से, इंडेमनिटी फायर से कलेक्ट कर पाएगा। आप गाड़ी करेक्ट साइड में चला रहे हो, आप लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हो, आप गुजरात में दारू पिए बिना चला रहे हो, यानी आप सब सही तरीके से गाड़ी चला रहे हो, तभी भी कुछ एक्सीडेंट हुआ तो सामने वाले को नुकसान होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यह जो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है, यानी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांग पाओगे। सबसे पहले जो डैमेजेस हुआ है, ऑल डैमेजेस विच कंपेल टू पे इन ए सूट, आपने किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, सामने वाले ने आप पे सूट किया है, तो उसकी गाड़ी में जो डैमेज हुआ है, उसका जो फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आप इंश्योरेंस कंपनी से ले पाओगे। सामने वाले ने स्यू किया है, 10 लाख मांगा है, आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं 3 लाख ही देना चाहिए, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आप कोर्ट में जा रहे हो। सामने वाले पे स्यू करने के लिए और सामने वाले ने स्यू किया है उसमें से बचने के लिए बिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट, उस दोनों का कॉस्ट है वो भी आप इंश्योरेंस कंपनी से ले पाओगे। कई बार ऐसा लगता है कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा, इससे अच्छा है कि सामने बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो सामने बैठ के जो कंप्रोमाइज़ किया जाएगा वह जो ऑल सम पेड, वो सब भी आप कलेक्ट कर पाओगे। डैमेजेस कॉस्ट एंड ऑल सम पेड फॉर द कंप्रोमाइज़, वो इंडेमनिटी होल्डर फायर के पास से, यानी आप इंश्योरेंस कंपनी के पास से ले पाओगे। ऊपर दिए गए डैमेजेस कॉस्ट एंड ऑल सम ऑफ कंप्रोमाइज़, ये राइट है, वो राइट के अलावा और कोई राइट भी होगा तो वो भी आप क्लेम कर पाओगे, इसीलिए यह राइट का लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। जब आपका राइट आपका ड्यूटी एब्सोल्यूट होगा, इंडेमनिटी फाइट का ड्यूटी एब्सोल्यूट होगा, आपको जब पे करने का लायबिलिटी कमेंस होगा, तभी ही जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ने ऐसा बोला है कि इंडेमनिटी फायर का राइट ड्यूटी से वो अराइज होगा। उसका मतलब सामने वाला रॉन्ग साइड में आ रहा था, उसने गाड़ी आपके साथ एक्सीडेंट किया है, तो आपका पे करने का लायबिलिटी एब्सोल्यूट भी नहीं है, आपको पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है तो हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी पे नहीं करेगा। इंश्योरेंस कंपनी एक बार आपका डैमेजेस पे कर देगा तो इंश्योरेंस कंपनी के राइट क्या रहेंगे। इंडेमनिटी फायर के राइट के लिए आपको सेक्शन 141 में जो सियोरिटी के राइट्स है वो सियोरिटी के राइट्स लर्न करने पड़ेंगे। इंडेमनिटी के बाद है गारंटी, सेक्शन 126। गारंटी यानी आप सबसे पहले प्रैक्टिकली सोचो, आप कहीं भी बैंक में होम लोन, मॉर्गेज लोन, अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपको बोलती है आप गारंटर लेके आओ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ ए डिफ़ॉल्ट। आप लोन लेने जा रहे हो, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ इन केस ऑफ ए डिफ़ॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन, यानी आप जब डिफ़ॉल्ट करोगे तब आपका प्रोमिस और आपका परफॉर्मेंस मैं डिस्चार्ज करूँगा, ऐसा मैं बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माना जाएगा। इसका मतलब रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉमिस मैं परफॉर्म करूँगा, लायबिलिटी मैं डिस्चार्ज करूँगा, कब, जब आप डिफ़ॉल्ट करोगे तब। मैं जो गारंटी दे रहा हूँ वो सियोरिटी हूँ, आपके लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ वो प्रिंसिपल लेटर है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में से लोन लेने के लिए जा रहे हो तो आप क्रेडिटर्स है। रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं सियोरिटी, आप प्रिंसिपल लेटर एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है वो क्रेडिटर है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सबसे पहले आपके बीच में और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी प्रिंसिपल लेटर एंड क्रेडिटर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वह प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंडरी मेरे एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। आपके और मेरे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप डिफ़ॉल्ट करोगे बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं आपका जो पेमेंट है कर दूंगा, आपके ड्यू मैं पे करूंगा तो आपसे कलेक्ट कर पाऊंगा, तो ये हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में प्रिंसिपल और उसके बाद है
बैंक ऑफ बड़ौदा और मेरे के बीच में सेकेंडरी और आपके और मेरे बीच में है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। उसके बाद सी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। सी ने ए को रिक्वेस्ट किया है कि बी को 5000 पे कर दो। इस केस में ए क्रेडिटर्स है, बी प्रिंसिपल लेटर है, सी सियोरिटी है। मैंने ए को बोला बी को पेमेंट कर दो, तो बी प्रिंसिपल लेटर हुआ, पेमेंट करने वाला ए है, वो क्रेडिटर्स हुआ और मैं सियोरिटी हूँ। जब बी फेल जाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा, लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। कब गारंटी वैलिड माना जाएगा? कौन से एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर्ड है? तो गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहला पॉइंट है, प्रिंसिपल डेब्ट एग्जिस्ट होना चाहिए। मैंने आपसे लोन लिया है, यानी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाके लोन ले रहे हो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेब्ट एग्जिस्ट है। आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेटर, दैट इज़ अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। मुझे कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ, तो आपको जो लोन मिला वही फ़ायदा मेरे लिए सफिशिएंट है। आपके और मेरे रिलेशन की वजह से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मुझे कोई अलग कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। कई बार पहले आप लोन लेके आए, बाद में बैंक ने बोला मुझे सियोरिटी चाहिए, तो वह वैलिड गारंटी नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन इज़ नॉट वैलिड इन केस ऑफ ए गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। आपने लोन लिया है, वह लोन का पेमेंट का ड्यू डेट आ गया और 3 साल तक आपने पेमेंट नहीं किया है, टाइम बेड हो गया है, तो ऐसा लायबिलिटी, ऐसा प्रॉमिस, ऐसा गारंटी इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। रियल लायबिलिटी आपकी अराइज हो रही है, आपको पे करने का हो रहा है, आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट है, तो ही मुझे यानी कि सियोरिटी को पेमेंट करना है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन देखे, आपने पुराना कोई एनपीए किया था, वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया, कंसील किया, और मुझे ऐसा बोला कि नहीं नहीं आपका जो सिबिल स्कोर है बहुत अच्छा है, ऐसा करके आपके लिए प्रिंसिपल डेटर के लिए सियोरिटी से गारंटी ली गई, क्रेडिटर ने कुछ छुपाया था, तो वह वैलिड गारंटी नहीं माना जाएगा। हमने दी हुई गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। जब ऐसा हुआ है, आप मेरे पास आया, आपने बोला कि सर मेरा गारंटी दे दो ना, तो मैं बोलूँगा आपके पापा एग्री है, तो मैं और आपके पापा दोनों साथ में मिल के को सियोरिटी हो के हम गारंटी देंगे। आप खुश हो गए, लेकिन आपके पापा आपको पहचानते थे, गारंटी नहीं दिया, तो मेरा गारंटी भी वैलिड नहीं रहेगा। जब को सियोरिटी गारंटी दे रहा है, को सियोरिटी एग्री है, बाद में ही मेरा गारंटी वैलिड होगा। सेक्शन 127 गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में सियोरिटी को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? रियल में सियोरिटी के लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। नो एक्चुअल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप जब लोन लेने जाते हो, तब आपको जो लोन मिला है उसके लिए ही मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तो मेरा प्रॉमिस वैलिड है। आपको मिला हुआ लोन वो मेरे लिए भी सफिशिएंट कंसिडरेशन है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल फिर से एक दिया हुआ है। जब बी गाड़ी लेने के लिए गया, क्रेडिट पे गाड़ी ले रहा था, ए ने मना बोला और सी ने बोला कोई बात नहीं है भाई, मैं बैठा हूँ। ए को बोला तो बी को गाड़ी दे दे, और जब ए ने बी को गाड़ी दे दिया, बी डिफ़ॉल्ट करेगा तो ही सी को पेमेंट करना है। तो बी को मिली हुई गाड़ी वो सी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है। आप ऐसा आर्ग्यू नहीं कर सकते कि सी को कुछ कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। प्रिंसिपल डेटर को मिला हुआ कंसिडरेशन वो सियोरिटी के लिए सफिशिएंट माना जाएगा। टाइप्स ऑफ गारंटी। सबसे पहले स्पेसिफिक गारंटी। आप होम लोन लेने गए, मैंने गारंटी दिया, वो सिंगल डेप्ट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए है, तो वो स्पेसिफिक गारंटी बोला जाएगा। जब आप वो लोन पे कर दोगे, प्रॉमिस परफॉर्म कर दोगे, तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक गारंटी माना जाएगा। स्पेसिफिक गारंटी कभी रिवोक नहीं हो सकती है। आप लोन लेके आ गए
तो मैं अभी बाद में रिवोक नहीं कर सकता हूँ। कभी गारंटर का डेथ हो गया, यानी कि सीओईटी का डेथ हो गया, तो जब सीओईटी का डेथ हो जाएगा तो उसका जो लीगल हेयर है वह उस गारंटी के लिए लायबल होगा, लेकिन लीगल हेयर का लायबिलिटी वैल्यू इनहेरिटेड बाय डिसीड्स पर्सन, जो बंदा मर गया है उसका जितना असेट पड़ा है उस असेट की वैल्यू तक ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव गिव हुई गारंटी के लिए लायबल होंगे। कंटिन्यू गारंटी में सेक्शन 129, 130, 131 एंड 62 एक्सप्लेन किया हुआ है। कंटिन्यूइंग गारंटी वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है। एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। आप अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप ग्रीन मार्केट और मार्केट यार्ड में से परचेस करने जा रहे हो, आपको लोग पहचानते नहीं हैं, तो मैंने गारंटी दिया है कि ये बंदा अच्छा है, आप उसको 5 लाख तक का गुड्स कभी भी दो, मैं पे कर दूंगा। वह पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, वो कंटिन्यूइंग गारंटी हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे ए ने गारंटी दिया है, ए श्योरिटी है। बी है वो स्पाइस डीलर, यानी वो गरम मसाले बेच रहा है, तो बी ने जब सी को स्पाइस बेचा तब ए ने गारंटी दिया था, तो वो सिंगल टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन है। 5,000 का बी ने सी को सप्लाई किया हुआ है, तो वह जब सी बी को 5,000 पेमेंट कर देगा तो सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए है तो स्पेसिफिक गारंटी माना जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए है, यानी कभी भी आप उसको 5,000 तक का पेमेंट करो, मटेरियल सप्लाई करो, मैं पे करूँगा, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी माना जाएगा। अभी 5,000 तक का परचेस कर रहे हो, उसी ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दिया है तो स्पेसिफिक एनी टाइम यू कैन परचेस अप टू 5,000, देन इट इज़ ए कंटिन्यूइंग गारंटी। तो यहाँ पे जो बी सप्लायर है वह सी को एनी टाइम 5,000 तक का स्पाइस सप्लाई कर सकता है, ए ने गारंटी दिया हुआ है, तो इसीलिए ये कंटिन्यू गारंटी माना जाएगा। जब सी फेल जाएगा तो ए बी को पेमेंट कर देगा। तो कंटिन्यू गारंटी क्या इरिवोकेबल होती है? पास्ट ट्रांजेक्शन कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन कंटिन्यूइंग गारंटी में रिवोक हो सकता है। सेक्शन 130 ने बोला है क्रेडिटर्स को नोटिस दे दो तो उसके फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए गारंटर लायबल नहीं होगा। इसी ऊपर दिए गए एग्जाम्पल जैसा एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे 10,000 तक का बी सी को गुड सप्लाई कर सकता है, ए ने गारंटी दिया है। बी ने आज तक 4,000 का गुड सप्लाई किया है, बाद में ए ने गारंटी रिवोक कर दिया, तो अप टू 4,000 ए लायबल होगा। बियॉन्ड दैट आप जाके अब कुछ नेक्स्ट बेचोगे तो उसके लिए ए लायबल नहीं होगा। नोटिस दे के सीओरिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए डिस्चार्ज हो सकता है। 131 में डेथ ऑफ द सीओरिटी, अभी तक के सभी ट्रांजेक्शन डेथ हुआ तभी तक के सब ट्रांजेक्शन के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अप टू असेट इनहेरिटेड लायबल होंगे। फ्यूचर जो के ट्रांजेक्शन है उसके लिए सीओरिटी और उसका रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होगा। डेथ का मालूम प्रिंसिपल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को है या नहीं है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ सीओरिटी he or his representative are not liable for any transaction incurred by the after death। बाद में नोवेशन 62, आपने होम लोन लिया था, आप गए और नया लोन टॉपअप करवा के आप मॉर्गेज लोन लेके आ गए, उसके लिए आपने मुझे पूछा नहीं, बैंक ने मुझे पूछा नहीं। सेम पार्टी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में कुछ भी कॉन्टेक्ट हुआ है, सीओरिटी को पूछा नहीं गया है, तो सीओरिटी है उसके लिए भी अभी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगा। डिस्चार्ज एंड नॉन डिस्चार्ज ऑफ सीओरिटी। सबसे पहले सेक्शन 133, 34, 35 एंड 39 वो डिस्चार्ज ऑफ सीओरिटी का कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। एंड बीच में जो 3 सेक्शन छोड़ दी वो 136, 137 एंड 138 वो नॉन डिस्चार्ज ऑफ सीओरिटी का कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 133 में आप बैंक से लोन लेके आए,
बैंक ने आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज किया, डेट ऑफ पेमेंट चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, लेकिन उसमें से सियोरिटी की यानी मेरा कंसेंट नहीं लिया। 133 बोल रहा है प्रिंसिपल लेटर्स एंड क्रेडिटर्स अपनी टर्म्स कंडीशन में सियोरिटी को पूछे बिना कुछ भी वेरिएशन यानी चेंज करेगा तो सियोरिटी उसके बाद के सभी ट्रांजैक्शन के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए सियोरिटी है, बी है वो प्रिंसिपल लेटर है एंड सी है वो क्रेडिटर है। जब सी ने बी को जॉब पे रखा हुआ था और ए ने गारंटी दिया हुआ था, बाद में सी बी का सैलरी बढ़ा देता है लेकिन ए को पूछ नहीं रहा है। सी ने बी का सैलरी बढ़ाया और उसके लिए कंडीशन क्या रखी, बी जितना मार्केट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा उसका लॉस होगा तो 1/4 है वो बी पे करेगा। तो ये लॉस बे करना और सैलरी बढ़ाना वो दोनों के लिए ए का कंसेंट नहीं लिया गया था, इसीलिए ए है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बी किसी को फैसिलिटी अलाउ करेगा, कुछ भी एनपीए होगा, पे नहीं कर पाएगा कोई भी बंदा तो ए लायबल उसके लिए नहीं होगा। कोई भी प्रिंसिपल लेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बीच की कंडीशन वेराई चेंज हुई है लेकिन वो सब्सटेंशियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो सीओईटी से नहीं पूछा है तो चलेगा। केस स्टडी आपको दिया हुआ है एम एस अनिरुद्धन वर्सेस थॉमको बैंक लिमिटेड। यहाँ पे जब सीओईटी ने गारंटी दिया था तब 25,000 रुपीज़ के लिए दिया था, लेकिन बाद में बैंक ने कंडीशन कुछ चेंज करके 20,000 तक का ही लोन है वो दिया हुआ है। प्रिंसिपल लेटर्स को दी हुई लिमिट कम की है, उसकी वजह से सीओईटी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। यह चेंज इन कंडीशन है वो सीओईटी के फ़ायदे में है, सब्सटेंशियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, इसीलिए प्रिंसिपल लेटर को कम अमाउंट दिया है तो सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा। इम्पोर्टेंट केस स्टडी है। 134 में बोल रहे हैं क्रेडिटर्स प्रिंसिपल लेटर्स को रिलीज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। जब प्रिंसिपल लेटर ही लायबल नहीं है तो सीओईटी लायबल क्यों होगा? सीओईटी तभी लायबल है जब प्रिंसिपल लेटर्स एब्सोल्युटली लायबल है। मुझे पूछे बिना बैंक आपको नया लोन दे रहा है, मॉर्गेज लोन दे रहा है, पुरानी लोन है वो आपको माफ़ कर रहा है तो मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ऐसा कोई एक्ट किया हुआ है, ओमिशन है जिसकी वजह से प्रिंसिपल लेटर डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा। आपने दी हुई सिक्योरिटी संभाला नहीं है, आपका मकान मॉर्गेज करना भूल गए हैं, ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन है और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है तो ये दोनों सिचुएशन में आप डिस्चार्ज हो जाओगे, इसकी वजह से मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा। 135 कंपोजिशन प्रॉमिस टू गिव टाइम एंड नॉट टू स्यू, तीनों वजह से सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। व्हाट इज कंपोजिशन? जो हमने आगे देखा था लाइक 133, कुछ भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बढ़ा है, डेट ऑफ पेमेंट चेंज किया है, सीओईटी को पूछे बिना कोई भी टर्म्स कंडीशन में चेंज हुआ होगा तो सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रॉमिस टू गिव द टाइम, पहले बोला था आप 6 महीने में पेमेंट कर देना, आपको अभी टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ा दिया, 1 साल कर दिया, मुझे पूछा नहीं। जब क्रेडिटर्स ने प्रिंसिपल डेटर्स को टाइम बढ़ा दिया, सीओईटी को पूछा नहीं है, उसी टाइम सीओईटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नॉट टू स्यू एंड फॉरबियरेंस टू स्यू बोथ आर डिफरेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा है वो आपको 6 महीने की जगह 1 साल में पेमेंट करने का हाँ बोल रहा है तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको बोला कि आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप पे बैंक ऑफ बड़ौदा स्यू नहीं करेगा, क्रेडिटर्स प्रिंसिपल लेटर पे स्यू नहीं करेगा, ऐसा बोल दिया तो सीओईटी भी डिस्चार्ज। हाँ, लेकिन आपने आज एनपीए किया है, 2 साल के बाद 1 साल के बाद आप पे स्यू कर रहा है तो ऐसे संजोगों में लेट स्यू किया है क्रेडिटर्स ने तो सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन क्रेडिटर्स ने बोला है कि मैं डेटर्स पे स्यू ही नहीं करूँगा तो सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेट स्यू करना यानी फॉरबियरेंस,
फोरबियरेंस में सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन स्यू नहीं करूँगा उसमें सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। 139 creditors failed to perform his duty। आपने बैंक में कुछ सिक्योरिटी दिया हुआ था, कुछ प्लेज दिया हुआ था, लेकिन वह चीज़ संभालने में बैंक फेल जा रही है, तो वह चीज़ लॉस होने की वजह से आपको जितना नुकसान जाएगा उतना पेमेंट प्रिंसिपल लेटर एज वेल एज सीओईटी को कम करना है। एग्जाम्पल में पी ने ऐसा एन को नीता को बोला हुआ था, एम यानी मनोज जैसे जैसे काम कंप्लीट करता जाए वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना, लेकिन नीता ने मनोज को जल्दी पेमेंट कर दिया, काम कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो प्रमीला यानी पी वो प्री पेमेंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगी। इन द केस स्टडी ऑफ द SBS स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चित्तरंजन रंगनाथ राजा, इस केस स्टडी में बैंक ने स्टॉक के सामने लोन दिया था, लेकिन बैंक की निग्लिजेंसी की वजह से स्टॉक है वो लॉस हो गया, तो इसीलिए सीओरीटी अप टू द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिस्चार्ज हो जाएगा। कब सीओरीटी डिस्चार्ज नहीं होगा? सेक्शन 136, जब क्रेडिटर्स है प्रिंसिपल डेटर को टाइम बढ़ा के दे रहा है तो सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को टाइम बढ़ा के दे रहा है तो उस टाइम सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा। आपने लोन लिया था, आप पे नहीं कर रहे थे, पापा बैंक में गए, पापा ने बोला मैं 6 महीने ने 1 साल के बाद पेमेंट करूँगा, बैंक ने बोला कोई बात नहीं है कर देना, तो उस सिचुएशन में मैं डिस्चार्ज नहीं होऊंगा। 137 आगे हमने देखा, बैंक ने आपको बोला कि आप पे स्यू नहीं करेगी तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, लेकिन बैंक फोरबियरेंस यानी आपका अमाउंट जब ड्यू होगा उसके 1 साल यानी थोड़े टाइम के बाद आप पे स्यू करेगी, और थोड़े टाइम तक स्यू नहीं करेगी तो मैं डिस्चार्ज नहीं होगा। 138 ए और बी दो सियोरिटी थे, तब क्रेडिटर्स ने ए को डिस्चार्ज कर दिया, उसका मतलब बी डिस्चार्ज हुआ ऐसा नहीं है, बी तो लायबल ही रहेगा। ए है वो क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में डिस्चार्ज हुआ, लेकिन अगेंस्ट बी लायबल है और अगेंस्ट बी उसको उसका अपना से पे करना पड़ेगा। कोई भी को सियोरिटी को क्रेडिटर्स डिस्चार्ज करेगा तो वह डिस्चार्ज नहीं होगा, अदर को सियोरिटी के लिए वो कंटिन्यू लायबल रहेगा। राइट्स ऑफ सियोरिटी, आपने जो बैंक से लोन लिया था और मैंने गारंटी दिया था, तो मेरा आपके अगेंस्ट क्या राइट रहेंगे और बैंक के अगेंस्ट क्या राइट रहेंगे। प्रिंसिपल लेटर यानी आपके अगेंस्ट में सियोरिटी यानी मेरा राइट क्या रहेगा? सेक्शन 141 राइट ऑफ सबरोगेशन, जब आपका लोन ड्यू होगा और आप डिफ़ॉल्ट करोगे, पेमेंट नहीं करोगे, उसी लोन का अमाउंट मैं पे कर दूंगा, तो क्रेडिटर्स के पास आपके अगेंस्ट जो राइट है वह सभी राइट मेरे हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। जब गारंटेड डेट का मैं पेमेंट करूंगा, गारंटी मैं परफॉर्म करूंगा, तो मैं यानी सियोरिटी स्टेप्स इनटू शूज ऑफ द क्रेडिटर्स यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने राइट हैं उतने राइट मेरे हो जाएंगे। सबरोगेशन का मतलब स्टेप्स इनटू शूज ऑफ द क्रेडिटर। 145 में इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द सियोरिटी, आपके बिहाफ मैंने जो लोन इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी भरा है वो इम्प्लाइड है, आपके बिहाफ मैंने पे किया है तो आप मुझे पे कर दोगे, आपको मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने राइटफुली जो पे किया है, आपको 10 लाख प्लस इंटरेस्ट पे करना था वो मैंने पे किया है, तो उतना अमाउंट आप मुझे पे करोगे, लेकिन रॉन्गफुली मैंने कुछ पे किया है, ज़्यादा पे कर दिया है, तो उसके लिए आप लायबल नहीं रहोगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पारस है वो प्रिंसिपल लेटर है एंड शशांक एंड सुनीत, यहाँ पे सुनीत है वो सियोरिटी है, शशांक है वो क्रेडिटर है। पारस है उसको शशांक को पेमेंट करना था और सुनीत था वो सियोरिटी था। जब शशांक ने सीयू किया तब
पारस के पास सर्टेन ऐसे ग्राउंड थे कि उसमें वो एक्सक्यूज़ कर सकता था। तो जब सुनीत ने उसी ग्राउंड के बेस पे कोर्ट में एक्सक्यूज़ किया लेकिन कोई भी वजह से हार गया, तो ये जो कोर्ट के एक्सपेंसेस है, प्रोफेशनल फीस है, वह सब फीस भी प्रिंसिपल लेटर के पास से यानी सुनीत है वो पारस के पास से ले पाएगा। बचने के ग्राउंड थे और सीयू किया था, तो उसके लिए पारस के पास से सिक्योरिटी पेमेंट ले पाएगा। लेकिन सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होते, गलत केस किया होता तो पारस से सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ले पाता। सिक्योरिटी के यानी मेरे राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर्स यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को जो सिक्योरिटी दिया हुआ है, एक बार मैंने आपके बिहाफ कुछ भी पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा को कर दिया, पूरा पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा को कर दिया, तो वह सिक्योरिटी बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे दे देगी। और इन केस वह सिक्योरिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉस कर दी है, तो जहाँ तक लॉस किया है उतनी अमाउंट तक मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगा। प्रिंसिपल लेटर्स क्रेडिटर्स को पेमेंट करना भी है और क्रेडिटर्स से लेना भी है। 10 लाख का आपका लोन था, 2 लाख आपके अकाउंट में पड़े थे, तो नेट आपको 8 लाख पे करने थे, तो मैं भी 10 लाख नहीं, मैं 8 लाख ही पे करूँगा। जब प्रिंसिपल लेटर आप इंस्टॉलमेंट हो जाओगे, आपकी असेट है वो आपकी लायबिलिटी के सामने 40% ही पे हो सकती है, तो आपका जितना 40% लायबिलिटी है उतना ही मैं 40% ही पे करूँगा। मेरा भी इतना लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। जब कब गारंटी इनवैलिड हो जाएगी? सेक्शन 140 से 142 से लेके 144। सबसे पहले 142, जब गलत इन्फॉर्मेशन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन करके सिक्योरिटी का कंसेंट लिया गया था, गारंटी लिया गया था, क्रेडिटर्स को मालूम था, क्रेडिटर्स में नॉलेज में था, मटेरियल चीज़ थी, तभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे वह चीज़ बताई नहीं। आपने पहले जो लोन लिया था वह लोन में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, लेकिन आपने मुझे ऐसा बताया, यानी क्रेडिटर्स ने मुझे ऐसा बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा बताया कि यह प्रिंसिपल लेटर है, उसका पास रिकॉर्ड अच्छा है, और सिबिल देखे बिना ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे ऐसा बोल दिया कि यह कस्टमर तो अच्छा है। मिसरिप्रेजेंटेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का इरादा ख़राब नहीं था, लेकिन पूरा इंक्वायरी किए बिना मुझे रिपोर्ट दे दिए, वह रिपोर्ट गलत थे। मिसरिप्रेजेंटेशन क्रेडिटर्स ने किया हुआ होने की वजह से सिक्योरिटी सेक्शन 142 में डिस्चार्ज। सेकंड है 143, क्रेडिटर्स को बैंक ऑफ बड़ौदा का मालूम ही था आपका सिविल अच्छा नहीं है, तभी भी मुझसे वह चीज़ छुपाई, कंसील की, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। जॉन है वो क्रेडिटर्स है, टोनी है प्रिंसिपल लेटर है। जॉन ने जब टोनी को एज ए क्लार्क मनी कलेक्ट करने के लिए जॉब पे रखा, टोनी ने 2-3 बार कुछ चोरी की, और बाद में जॉन ने टोनी को बोला तू जा अपना कोई गारंटर लेके आ। एंथोनी आया, एंथोनी जॉन को क्रेडिटर्स को गारंटी दे रहा है, तब जॉन ने बताया नहीं, टोनी ने उल्बा 2 बार तो चोरी की हुई है, जो मटेरियल चीज़ थी वो कंसील कर दी, इसीलिए एंथोनी सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जब ए बी साथ में मिलके को सिक्योरिटी बन रहे हैं, तब ए ने बोला था बी ज्वाइन होगा तो ही मैं लायबल होऊंगा, वरना नहीं। तो ए साइन करके दे रहा है, बी साइन नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए भी डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने बोला था आपके पापा गारंटर बनेंगे तो मैं साथ में गारंटर बनूंगा, पापा आपके गारंटर नहीं बनेंगे तो मैं भी नहीं बनूंगा, इसीलिए मैं जो गारंटी दे रहा हूँ वह इनवैलिड हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ को सिक्योरिटीज, जब कोई डेप्ट है उसके लिए 2 और मोर पर्सन्स यानी 2 और उससे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ ने गारंटी दी हुई है, तो वो को सिक्योरिटी माने जाएंगे। ईच सिक्योरिटी लायबल अप टू एग्रीड अमाउंट और इक्वली। सबसे पहले 146, कुछ डिसाइड नहीं किया है तो को सिक्योरिटी इन एवरी सिचुएशन इक्वली लायबल होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल S1, S2, S3 को सिक्योरिटी थे और C के लिए 3000 पे करने पड़े, तो S1, S2, S3 तीनों 1000 पे करेंगे। 147 बोल रहा है कि को सिक्योरिटी ने जब गारंटी दिया तभी डिफरेंट अमाउंट
डिसाइड किया हुआ था, तो एज पर एग्रीड जो डिसाइड किया था उतना हर एक को सीओईटी को पे करना पड़ेगा। 138 बोल रहा है क्रेडिटर्स कोई एक को सीओईटी पास से मनी ले लेगा। सी है वो S1 के पास से 3000 पूरी अमाउंट ले लेगा, तो S2 S3 11,000 के लिए ए के लिए लायबल रहेंगे। कोई एक को सीओईटी पूरा पेमेंट करेगा तो अदर को सीओईटी अपना शेयर उसको पे कर देगा। कभी सीओईटी ने अंदर अंदर कुछ समझ लिया है, इंटर सी म्यूचुअल एग्रीमेंट किया हुआ है, तो 132 बोल रहा है ए बी ने साथ में मिलकर ऐसा बोल दिया था, बी ए को बोल देता है तो पेमेंट कर देना, इसीलिए ए बी को डिस्चार्ज कर देता है। ए को सीओईटी बी को डिस्चार्ज करता है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर्स है ना वह को सीओईटी को डिस्चार्ज कर रहा है। सी क्रेडिटर्स डायरेक्टली बी पे स्यू कर सकता है। सी को मालूम है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सी को मालूम है तभी भी को सीओईटी है वो सी के लिए तो लायबल होगा ही। को सीओईटी के अंदरों अंदर का कोई भी एग्रीमेंट है उसके लिए क्रेडिटर्स लायबल नहीं रहेगा। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टी इंडेमनिटी में दो है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटीफाइडर। गारंटी में सियोरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। नेचर ऑफ लायबिलिटी में इंश्योरेंस कंपनी यानी इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी है एंड इंडिपेंडेंट है। गारंटी में सियोरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी है, प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा तो ही सियोरिटी पे करेगा। टाइम ऑफ लायबिलिटी इंडेमनिटी में कंटीजेंसी अराइज होगी, इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान होगा तो ही इंडेमनीफायर है वो पेमेंट करने के लिए लायबल है। गारंटी में ऑलरेडी प्रिंसिपल डेटर है जो पे करना था उसके लिए फेल गया है, तो उसका जो डेट था वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तब लायबिलिटी अराइज हो जाएगी तो सीओईटी को पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल डेटर्स के डिफ़ॉल्ट के बाद सीओईटी की लायबिलिटी अराइज होगी। टाइम टू एक्ट, इंडेमनिटी में इंडेमनीफाइड को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला जब कोर्ट में जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी सामने से पे कर देगी, और जब गारंटी में प्रिंसिपल डेटर सीओईटी को रिक्वेस्ट करेगा तभी सीओईटी को पेमेंट करना है। एंड अनदर थिंग, प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट से ही सीओईटी गारंटी दे सकता है। राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी आपका नुकसान भरपाई करेगी तो किसी पे स्यू नहीं कर सकती है अनलेस एंड अदरवाइज, और किसी का डिफॉल्ट है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को राइट दिया है, असाइन किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपका लॉस पे करके वो और किसी पे स्यू नहीं कर सकती। सीओईटी में प्रिंसिपल लेटर का पेमेंट सीओईटी करेगी तो उसके पास अगेंस्ट प्रिंसिपल लेटर्स एंड क्रेडिटर्स सभी राइट आ जाएंगे, तो वह सभी राइट के लिए स्यू कर सकता है। इंडेमनिटी में जो लॉस हुआ है उतना ही रीइंबर्स करना है, इसीलिए रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस पर्पस है। गारंटी में क्रेडिटर्स को परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और रीपेमेंट ऑफ द लोन में सिक्योरिटी दी जाती है। इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर एंड होल्डर दोनों कंपेटेंट होने चाहिए, बट गारंटी में प्रिंसिपल डेटर कंपेटेंट नहीं है तो चलेगा। इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड के बीच में। जब गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट है, क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल डेटर का प्राइमरी है, क्रेडिटर्स एंड सीओईटी का सेकेंडरी है, एंड सीओईटी एंड प्रिंसिपल डेटर्स का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रेंड्स, मटेरियल सामने रख के सुनिए, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।